क्या कोई एक संगठन, उसकी विचारधारा पूरे देश का भविष्य तय कर सकती है? सवाल बहुत बड़ा है ना? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। देवानुरु महादेव की बहुत चर्चित किताब आरएसएस कितना गहरा कितना पसारा के जरिए। किताब की शुरुआत होती है एक पुरानी कहानी से। एक क्रूर जादूगर है जिसने हर तरफ कहर बरपा रखा है, लेकिन उसकी जान वो एक तोते में छिपी है। अब लेखक देवानुरु महादेव इसी कहानी को एक रूपक की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि आरएसएस को समझने की एक चाबी है। तो चलिए देखते हैं कि वो इस पहेली को कैसे सुलझाते हैं। तो फिर सवाल सीधा सा है, इस किताब के मुताबिक आरएसएस की वो छिपी हुई आत्मा, वो तोता आखिर है क्या? कौन सी सोच, कौन सी विचारधारा है जो इतने बड़े संगठन की असली ताकत है? लेखक का कहना है कि जवाब कहीं दूर नहीं, बिल्कुल सामने है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अब इस जादूगर की आत्मा यानी संगठन की असली विचारधारा को ढूंढने के लिए किताब हमें सीधे उसके फाउंडेशनल टेक्स्ट्स की तरफ ले जाती है, मतलब उन दस्तावेजों और लेखों की तरफ जिन्हें आरएसएस के संस्थापकों और बड़े विचारकों ने लिखा था। लेखक का मानना है कि असली जड़ें वही हैं। और लेखक देवानुरु महादेव का तर्क एकदम साफ है। वो कहते हैं कि आरएसएस की आत्मा को खोजने के लिए किसी जासूसी की जरूरत नहीं। ये तो उसके सबसे अहम विचारकों जैसे एमएस गोलवलकर और वीडी सावरकर के लिखे हुए शब्दों में, उनकी किताबों में साफ साफ मौजूद है। तो फिर लेखक ने अपनी किताब में क्या पाया? वो कौन से मूल सिद्धांत हैं जिनका जिक्र किया गया है? चलिए एक एक करके लेखक के निष्कर्षों को देखते हैं कि उनके हिसाब से इस विचारधारा का आधार क्या है। किताब में जो पहला हवाला दिया गया है वो एमएस गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स से है। इसमें लिखा है, हमारा समाज ही हमारा ईश्वर है। ब्राह्मण उसके सिर से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से और शूद्र उसके पैरों से हैं। यही हमारा ईश्वर है। मतलब लेखक के मुताबिक यहाँ समाज को ही भगवान का रूप माना जा रहा है और उस भगवान का शरीर वो जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। ये जो व्यवस्था है इसे चातुर्वर्ण्य कहते हैं, यानी 4 वर्णों वाली व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। किताब का तर्क ये है कि आरएसएस की विचारधारा में इसे सिर्फ एक सामाजिक बंटवारे की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि इसे एक दिव्य, एक दैवीय व्यवस्था माना जाता है, एक ऐसा ढांचा जो खुद ईश्वर ने बनाया है। इसके बाद किताब वीडी सावरकर के एक कोट का जिक्र करती है। उनके मुताबिक वेदों के बाद मनुस्मृति हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है। आज मनुस्मृति ही हिंदुओं के लिए कानून है। लेखक का कहना है कि ये एक बहुत बड़ी बात है, मतलब एक प्राचीन ग्रंथ को आज के कानून का दर्जा देना। किताब में एक और जिक्र है जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। ये गोलवलकर की किताब वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड से लिया गया है। इसमें वो कहते हैं, नस्ल की शुद्धता बनाए रखने के लिए जर्मनी ने दिखाया है कि नस्लों और संस्कृतियों का एक होना लगभग असंभव है। ये हमारे हिंदुस्तान के लिए सीखने लायक एक अच्छा सबक है। लेखक के मुताबिक यहाँ सीधे सीधे नाजी जर्मनी की नस्लीय नीतियों से सबक लेने की बात की जा रही है। तो अब तक हमने वो विचार देखे जिन्हें लेखक आरएसएस की बुनियाद बताते हैं। अब किताब एक बहुत जरूरी सवाल उठाती है, ये विचार हमारे आज के भारत के संविधान के साथ कितने मेल खाते हैं? और यहीं से असली टकराव की तस्वीर साफ होने लगती है। इस टकराव को समझने के लिए किताब गोलवलकर का एक और कोट सामने रखती है जो भारतीय संविधान के बारे में है। उनके हिसाब से संविधान पश्चिमी देशों के अलग अलग संविधानों से लिए गए आर्टिकल्स का एक बोझिल और बेमेल जोड़ है। साफ है कि वो इसे भारत की असल पहचान से जुड़ा हुआ नहीं मानते थे। तो देखिए, यहाँ पर किताब के मुताबिक 2 अलग अलग विजन आमने सामने हैं। एक तरफ है भारत का संविधान जो समानता, संघीय ढांचे, व्यक्तिगत और धार्मिक आज़ादी की बात करता है, और दूसरी तरफ लेखक के अनुसार आरएसएस के ग्रंथों का विजन है जिसमें चातुर्वर्ण्य यानी जाति पर आधारित ऊंच नीच, एक एकात्मक राज्य और मनुस्मृति जैसे धर्म आधारित कानूनों की बात है। लेखक का कहना है कि ये भारत की 2 बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये बातें सिर्फ पुरानी किताबों तक ही सीमित हैं? क्या ये सिर्फ एक थ्योरी की बहस है? लेखक देवानुरु महादेव का जवाब है नहीं। उनका तर्क है कि ये विचारधारा आज भी हमारे दौर में भारत को एक्टिवली आकार दे रही है। चलिए देखते हैं वो इसके लिए क्या दलीलें देते हैं।
सबसे पहले तो लेखक इसके विशाल नेटवर्क की बात करते हैं। ये सिर्फ आरएसएस नहीं है, इससे जुड़े हुए संगठन हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, एबीवीपी और भी बहुत सारे। किताब के मुताबिक 1996 तक ही 35 से ज़्यादा ऐसे संगठन थे। तो मतलब ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो समाज के हर हिस्से में काम कर रहा है। संगठन के अंदर की कार्यशैली कैसी है, इसके लिए किताब गोलवलकर का एक और बयान सामने रखती है, जिसमें वो एक आदर्श आरएसएस स्वयंसेवक के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, जो कहा जाए वही करो। अगर कबड्डी खेलने को कहा जाए तो कबड्डी खेलो। तुम्हें किसी भी तरह की पसंद की स्वतंत्रता की कोई आवश्यकता नहीं है। लेखक के लिए ये लाइन बहुत कुछ कहती है। यहाँ आज्ञा मानना, सवाल करने या अपनी मर्जी से चुनने से ज्यादा जरूरी है। बात सिर्फ सामाजिक या सांस्कृतिक नहीं है। किताब आर्थिक नतीजों पर भी ध्यान खींचती है। मिसाल के तौर पर फोर्ब्स के डेटा का जिक्र करते हुए बताया गया है कि 2020 से पहले अडानी समूह की संपत्ति लगभग 69,000 करोड़ रुपए थी, जो 2022 तक बढ़ के 7.8 लाख करोड़ रुपए हो गई। लेखक इस तरह की बेतहाशा बढ़ती आर्थिक असमानता को भी मौजूदा नीतियों के एक नतीजे के तौर पर देखते हैं। और नीतियों की बात करें तो लेखक जीएसटी का उदाहरण देते हैं। उनका तर्क है कि जीएसटी जैसी नीतियां राज्यों से वित्तीय अधिकार लेकर केंद्र के हाथ में दे देती हैं। वो इसे गोलवलकर के एक राष्ट्र वाले विचार से जोड़कर देखते हैं, जिसका मकसद भारत के संघीय ढांचे को यानी राज्यों की पावर को कमजोर करना था। तो इन सब दलीलों और उदाहरणों के बाद आखिरकार किताब का निचोड़ क्या है? लेखक किस नतीजे पर पहुंचते हैं? चलिए अब हम किताब के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। किताब का निष्कर्ष एक तरह से एक चेतावनी है। लेखक का कहना है कि आरएसएस की ये जो बुनियादी विचारधारा है, ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है। ये आज भी सक्रिय है और आधुनिक भारत की दिशा तय कर रही है। इसीलिए वो संविधान की रक्षा के लिए एक तरह की सतर्कता की बात करते हैं। लेकिन किताब सिर्फ एक अंधेरी तस्वीर पेश करके खत्म नहीं होती। देवानुरु महादेव एक अपील भी करते हैं। उनकी अंतिम अपील है प्रेम, सहिष्णुता और न्याय के मूल्यों को फिर से अपनाने की। वो मूल्य जो उनके हिसाब से हर विचारधारा से ऊपर हैं। और आखिर में किताब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल सिर्फ एक संगठन का नहीं है, बल्कि किसी भी ताकतवर विचारधारा का है कि किसी भी संगठन की बुनियादी सोच, उसके फाउंडेशनल आइडियाज एक देश के आज और आने वाले कल को कैसे आकार देते हैं।